नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज सियासत के नजरिए से बहुत बड़ा दिन है, इसी पर चर्चा भी करेंगे। और बड़ा दिन इसीलिए क्योंकि 2022 में जिन प्रदेशों में, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खींचतान इतनी है कि साफ तौर पर नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, हम बात कर रहे हैं पंजाब की, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। यूपी में जहां छोटे दलों की दोस्ती ने सत्तासीन पार्टी बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी हैं, वहीं पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी जो कलह है वो थमती नजर नहीं आ रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई दिल्ली तक आई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं, कोई नतीजा नहीं। आलम यह है कि कैप्टन अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। सिद्धू आला कमान से मुलाकात के बाद भी कैप्टन पर हमलावर हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब उत्तराखंड में नया सियासी संकट खड़ा हो गया है। आज नए सीएम के नाम पर बीजेपी फाइनल फैसला करेगी, फाइनल मोहर लगाएगी। मतलब यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में सियासी लड़ाई चरम पर है। आज इन तीनों प्रदेशों की हम बात करने वाले हैं और सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद आज विधायकों की बैठक होगी और इसमें राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बड़ी खबर, नए चेहरे की तलाश करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 3 नाम सुर्खियों में हैं, जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। इनमें धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पुष्कर धामी का नाम सबसे आगे है। ये सभी विधानसभा के सदस्य हैं और इनमें से किसी एक को चुना जाता है तो चुनाव लड़ने की बाध्यता भी नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा एमएलए हैं, विधायक हैं, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बीजेपी के लिए। ये विधानमंडल दल की बैठक में हम नेता का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद में हम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और आगे की कार्रवाई फिर मुख्यमंत्री जो चुने जाएंगे उनके आधार पर तय होगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे, विधायकों में से होंगे या? संभावना यही है कि विधायकों में से ही हो। और अगली बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर सुरजेवाला का, जी हां, रणदीप सुरजेवाला का बयान आ गया है। बीजेपी ने सत्ता की मलाई का बंदर बांट किया, ये कांग्रेस की तरफ से अब कहा जा रहा है। बीजेपी पर सीधा हमला और पीएम मोदी 6 महीने में 2 से 3 और सीएम बदल दीजिए। रोज सीएम बदलने के लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। बीजेपी रणनीति में अस्थिरता पैदा करना ही जानती है। सीधा और बड़ा हमला कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर। बीजेपी मुख्यमंत्रियों को खिलौनों की तरह बदलती है। लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबाट करना है। और उत्तराखंड की देवभूमि में ये पहली बार भाजपा ने नहीं किया। मैं याद दिलाऊंगा कि उत्तराखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। भुवन चंद्र खंडूरी साहब, फिर रमेश पोखरियाल जी, फिर दोबारा से खंडूरी साहब। इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो शायद आज सुनने जा रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन 3 राज्य जिन पर लगातार नजर है और अंदर इतनी हलचल है कि साफ तौर पर नजर आ रही है, वो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। यहां पर कलह मची हुई है, उठापटक जोरों से जारी है। क्या वजह है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ देहरादून से, ग्राउंड जीरो से अधीर यादव मौजूद हैं, न्यूज़ 24 संवाददाता। लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो उत्तर प्रदेश का हाल हमें बताएंगे कि ये सब वहां पर क्यों हो रहा है। और दिल्ली से कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन साधना भारती जी जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन है मनोज सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अधीर यादव, आपके पास आ रही हूं। कल जो हुआ वो देश जान चुका है, लेकिन आज जो देहरादून में होना है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। विधायक दल की बैठक होने जा रही है, नेता भी चुना जाना है। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? कितने बजे शुरुआत होगी और किसका नाम आगे चल रहा है?
मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम प्रदेश का जो बीजेपी कार्यालय है बलवीर रोड पर, उस पर हम खड़े हैं और इस वक्त यहाँ पे चहलकदमी शुरू हो गई है। सिक्योरिटी का यहाँ पे बंदोबस्त हो गया और आज यहाँ पे विधायक दल बैठक होनी है, उसमें ही तय होगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है। हालांकि उससे पहले जो दिल्ली से पर्यवेक्षक आ रहे हैं नरेंद्र तोमर, वो अभी देहरादून पहुंचने वाले हैं। साथ ही दुष्यंत गौतम जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी उनके साथ हैं और अभी वो इससे पहले वहाँ सबसे पहले बीजापुर गेस्ट हाउस में जाएंगे और वहाँ से पार्टी के बड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या हाल है। उसके बाद जब 3 बजे विधायक मंडल की बैठक होगी। हालांकि उत्तराखंड का जो प्रदेश है पहाड़ी प्रदेश है और विधायकों को देर से खबर मिली थी कि उनको देहरादून पहुंचना है आज, तो इसमें टाइम लग सकता है। इसीलिए बैठक का समय रखा गया है वो 3 बजे रखा गया है और 3 बजे जब सभी विधायक यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे उसके बाद ये बैठक शुरू होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसमें साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का जो 11वां मुख्यमंत्री है वो कौन है। जी, साफ हो जाएगा 3 बजे, तस्वीर साफ होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अधीर, इसमें कई नाम सामने चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिसमें सबसे पहला नाम सतपाल महाराज का ऊपर चल रहा है, साथ ही पुष्कर सिंह धामी हैं, धन सिंह रावत हैं। ये 3 नाम लिस्ट में हैं और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में इन्हीं एक नाम पर मोहर लगेगी, इन्हीं में से एक नाम पर। अधीर, बिल्कुल, ये जो तीन हैं इसमें 2 तो मंत्री हैं, इसके उत्तराखंड के मौजूदा मंत्री हैं, सतपाल महाराज हैं, धन सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। लेकिन फिलहाल जो नाम अभी चल रहे हैं तीनों इन रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इनमें से कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जो 3 विधायक हैं इसके अलावा भी पिछली बार भी जब इससे पहले मार्च में हमने देखा था कि कई नाम ऐसे चल रहे थे मुख्यमंत्री की दौड़ में, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था उसके बाद भी कई ऐसे नाम चल रहे थे। जो बीजेपी जो आला कमान है उन्होंने ऐसे किसी नाम के एक ऐसा नया उन्होंने नाम लेके आए थे और तीरथ सिंह रावत को जो विधायक भी नहीं थे और सांसद थे यहाँ के, उनको आगे करा था। तो इस बार भी कुछ ऐसा चौंकाने वाला कुछ निर्णय अगर देखा जाए तो हो सकता है कि विधायक दल से ना बने। हालांकि कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस बार जो तय होगा वो विधायक होंगे यहाँ पे, उसी में से ही इस बार जो मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन बीजेपी में कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि अगला मुख्यमंत्री विधायक दल से ही होगा या कोई सांसद होगा या कोई और होगा। इसकी स्थिति आज 3 बजे विधायक मंडल की बैठक होगी, उसके बाद ही साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है। तो वहां के जो नेता हैं, बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं जो आज बैठक का हिस्सा भी बनेंगे, उनमें क्या सुगबुगाहट है? उनसे बातचीत की, क्या रिएक्शन उनका मिल रहा है? क्या पहले बीजेपी से गलती हो गई, जल्दबाजी में सीएम चुन लिया गया, बाहर से सीएम लेकर आए, तो क्या कुछ ऐसी सुगबुगाहट है, कुछ ऐसी चर्चा है, कुछ भूल को सुधारा जा रहा है? बिल्कुल, ये जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे बहुत बड़ी ये गलती हो गई है कि इतना बड़ा जो ये संकट, वैधानिक संकट जो खड़ा हुआ है, इसको देखते हुए क्योंकि पहले से इन लोग को ये तैयारी करनी चाहिए थी कि यहाँ पे इलेक्शन करनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले अभी यहाँ पे उत्तराखंड में एक सल्ट में अभी उपचुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हो गई कि उस सल्ट में जो उपचुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री को नहीं लड़ाया गया उस चुनाव में, और वहाँ के जो विधायक थे उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी, उनके भाई को उससे लड़ाया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी के जो पदाधिकारी है उनसे एक भारी चूक हो गई कि उन्होंने उपचुनाव में मुख्यमंत्री को नहीं लड़ाया और इसी का खामियाजा आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है कि जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है अधीर यादव, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। कुमार गौरव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, आज 3 बजे बैठक में तय हो जाएगा कि अगली कमान उत्तराखंड की कौन संभालने जा रहा है। लेकिन कुमार गौरव, बहुत कुछ दिल्ली से तय हो जाता है, इसमें 2 से 3 नाम हैं, वो एक औपचारिकता भर रह जाता है उस राज्य में, लेकिन दिल्ली से बहुत कुछ तय होकर चला गया होगा। नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचने वाले हैं उस फैसले को लेकर। देखिए, बिल्कुल अमूमन भाजपा में यही होता है, या देश में जो भी लोकतांत्रिक पार्टियां कही जाती हैं उनमें यही होता है कि सब कुछ दिल्ली से तय होता है। सिर्फ जो विधायक दल की बैठक होती है वो सिर्फ औपचारिकता होती है। नरेंद्र सिंह तोमर, डी पुरंदेश्वरी और महामंत्री इंचार्ज जो हैं उत्तराखंड के दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा, ये सभी अब से कुछ देर में उत्तराखंड देहरादून पहुंचेंगी। बीजापुर गेस्ट हाउस में पार्टी की जो संगठन है उसके साथ बातचीत करेंगे। बाकी फिर विधायकों का आना सिलसिला होगा। 3 बजे बैठक होगी और उसमें देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी नरेंद्र सिंह तोमर नाम लेकर गए होंगे। अमूमन ये होता है कि जब वो बैठक में बैठेंगे उस वक्त उनके पास दिल्ली से फोन जाएगा और बताया जाएगा कि ये नाम है, इस पर आप
चर्चा कर लीजिए विधायकों के और सहमति दिलवाइए। तो ओके। अमूमन यही होता है, हालांकि नाम तय हो जाता है, 3 नाम जो सामने हैं उन पे काफी चर्चा, उसमें काफी चर्चा है दिल्ली में, लेकिन अंतिम पत्ता जो है, चूंकि भाजपा में अमूमन ये भी होता है कि डार्क हॉर्स लास्ट में इमर्ज कर जाता है और बड़ा एक गजब सा नाम आता है जो कि पता ही नहीं चलता कि उसके बारे में पहले से कोई चर्चा ही नहीं हुई होती। जो वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन पिछली बार जब मार्च में उन्हें बनाया गया था उस वक्त भी यही हालात थे। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, हालांकि ताकत के हिसाब से और बाकी जो चीजें समीकरण है उसके हिसाब से ये 3 नाम जो हम लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पे चला रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला के लिए हमें 3 बजे तक का इंतजार करना चाहिए कि उत्तराखंड की राजनीति का नया चेहरा कौन होगा, जो अब 10-11 महीने की सरकार वहां लगभग बची है। 10-11 महीने से भी कम का वक्त है, सरकार बची है, कि किसके ऊपर ये कांटो भरा ताज दिया जाएगा। धामी की बात करें तो ये 3 नाम आगे रेस में क्यों हैं? ये 3 नाम इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि इन्हीं में से कोई एक चुना जा सकता है उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल चेहरे की बात होती है, खासकर अमूमन जब सामने चुनाव होता है तो ऐसे में कुछ वैसे नाम लाए जाते हैं जिनकी वजह से ये लगता है कि आगे हम चलकर फिर जो अगला विधानसभा चुनाव है उसमें हमारी स्थिति मजबूत रहे। तो जाहिर सी बात है, धन सिंह रावत पुराने कद्दावर नेता हैं और केंद्र से जो आला कमान है उनसे उनकी कुछ नजदीकियां हैं। ऐसा देखा जाता है कि अमूमन उत्तराखंड पर जब कोई चर्चा होती है, केंद्रीय स्तर पर भी कई जो चर्चा होती है उसमें धन सिंह रावत को शामिल किया जाता है। तो एक उनके साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि उनकी केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकियां हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उनको ये मौका मिले। इसके अलावा सतपाल महाराज की बात करें तो वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन उनका जो बेस है, उनकी जो पकड़ है वो अच्छी खासी है और ये कहा जाता है कि सतपाल महाराज के नाम पर भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरा जो धामी साहब का नाम चल रहा है, युवा चेहरे हैं, पार्टी के संगठन से जुड़े हैं, आरएसएस के साथ उनका संपर्क है, तो इसलिए ये तीनों नाम, इन तीनों की विशेषता जो मैंने बताई वो यही है। हालांकि अंतिम फैसला टॉप लीडरशिप करती है और इन तीनों की इस विशेषता के अलावा अगर ये भी हो सकता है कि चौथा कोई व्यक्ति हो जिसमें और कुछ विशेषता हो जिसकी चर्चा हम अभी नहीं कर पा रहे हैं और आला कमान ने वो तय कर लिया हो। इसलिए हमें 3 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, जब ये फैसला हो जाएगा और 3 बजे के बाद जब बैठक होगी उसमें घोषित हो जाएगा कि उत्तराखंड का 20 साल पुराने राज्य का 11वां मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, नजर 3 बजे की मीटिंग पर है जो कि देहरादून में होने जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। ये 3 नाम न्यूज़ 24 आपको बता रहा है, इन तीनों में से एक नाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमेशा बीजेपी को सरप्राइज देने की आदत है तो क्या कोई एक और ऐसा नाम है जो बीजेपी ने छिपा कर रखा हुआ है? हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनपुट तो मिला है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से जब सीएम बदला गया, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत आए तो वहां पर एक बड़ी चूक हुई है और उसी को संभालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज है काफी। अशोक तिवारी, उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड से पहले हलचल तेज है और लगातार वहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की हालत यह हो गई है कि अब छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी ने क्योंकि हमला बोला, हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, महालाचारी समाजवादी पार्टी की बताती है, तो बीजेपी के लिए भी उन छोटे दलों ने मुसीबत काफी खड़ी कर दी है। अशोक तिवारी, देखिए, निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव को लेकर जबरदस्त लामबंदी इन दिनों उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सबसे पहला नाम जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा जो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी अगुवाई ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। उनकी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है और तमाम सारे छोटे छोटे दल जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश के अलग अलग कुछ कुछ जनपदों में है, उनको फिलहाल गठबंधन में शामिल किया गया है। और अभी तक फिलहाल यही ऐलान किया गया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और उसमें तमाम सारे बीजेपी के विरोधी दल शामिल हैं। अब अगर आप दूसरी बात कीजिए, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा कि अभी एक दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी बड़े दल के संपर्क में फिलहाल नहीं है, छोटे छोटे दलों के साथ वो संपर्क करेंगे, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। यानी बीजेपी के लिए छोटे दलों को अगर साथ लेकर चलना पड़ा तो समाजवादी पार्टी उस विकल्प पर भी विचार कर सकती है और कर रही है। और तमाम सारे छोटे दल के नेता अखिलेश यादव से बीते दिनों मुलाकात भी कर चुके हैं। अगर आप बीएसपी की बात कीजिए, बहुजन समाज पार्टी की, तो शुरुआती दौर से उन्होंने इस बात का ऐलान
कर रखा है कि इस बार वो चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि बीच में इस तरह की खबरें भी आई थी कि वो ओवैसी की पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर सकती हैं। इसका खुद खंडन मायावती ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो ओवैसी की पार्टी से या किसी भी पार्टी से उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगी। पंजाब में हालांकि उन्होंने गठबंधन कर रखा है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड इन दोनों जगहों पर पार्टी ठीक है अपने अशोक, बलबूते पर, क्योंकि अपने इसी से संगठन जुड़ी के हुई आधार खबर है वो भी मैं जल्दी से ले लेती हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम योगी को मात देने के लिए पूरे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का अमला है वो लगातार घेरने में लगा हुआ है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, जिसका जिक्र अशोक तिवारी भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। हिंदू वोटों को साधने के लिए अखिलेश यादव सावन महीने में वाराणसी भी जाएंगे। वहीं मायावती ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस समय महालाचारी के हालात से गुजर रही है। बीएसपी की तरफ से सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर किया गया है। तो इस तरीके की हलचल उत्तर प्रदेश में है कि अब सहारा पार्टियों को छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनका रह गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, पिछली तस्वीर के मुकाबले इस बार 2021 में जो तस्वीर दिखा रही है वो आगे के संकेत बहुत अलग अलग दे रही है कि यानी कि जो मेल पिछली बार हुआ था वो अब नहीं होगा। यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी की जो राह है वो एकदम अलग हो गई हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की महालाचारी है और इसीलिए क्योंकि कोई बड़ी पार्टी, कोई बड़ा गठबंधन साथ में नहीं लेगा इनको, इसलिए छोटी छोटी पार्टी को ये तलाश रहे हैं। इधर ट्वीट क्या किया गया मायावती की तरफ से वो पढ़कर आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच, कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भक्त भोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना चाहती हैं, भुक्त भोगी हैं। ये ज्यादा बेहतर ये समझती हूं जो सर्वविदित है। इसीलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा करना सपा की महालाचारी नहीं और क्या है, ये बड़ा सवाल उठा दिया मायावती ने समाजवादी पार्टी पर। तो उत्तर प्रदेश में ये बड़ी हलचल। अशोक, साफ तौर पर राह बहुत आसान नहीं है सभी पार्टियों की, क्योंकि अब नए नए घर तलाशे जा रहे हैं, नए नए समीकरण बैठाए जा रहे हैं। मायावती ने तो महालाचार पार्टी समाजवादी पार्टी को बता दिया है। अशोक, देखिए, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तो पूरी ताकत दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से चुनावी मैदान में लगाई गई थी और उस वक्त दोनों के गठबंधन को कोई बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय की बात हो रही है। दूसरी बात, कांग्रेस से भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उस गठबंधन का भी कोई बहुत बड़ा फायदा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को हासिल नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि अब तमाम सारे, चाहे क्षेत्रीय छत्रप हो या फिर रीजनल पार्टीज हो या जो दूसरी नेशनल पार्टीज हैं, वो अब छोटे छोटे दलों के सहारे उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों की नाराजगी को दूर कर रही है। आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ऐसे तमाम सारे नेताओं से बीजेपी के संगठन और शीर्ष नेतृत्व ने मुलाकात की थी ताकि उनकी नाराजगी दूर हो जाए और पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरा जाए। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की एक धुर विरोधी पार्टी उत्तर प्रदेश में मानी जाती रही है, लेकिन जब पिछला चुनाव दोनों ने गठबंधन करके लड़ा था तो उसके बाद जो रिजल्ट आए वो दोनों के लिए बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि उस समय यह कहा जा रहा था कि अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी साथ आ जाएंगी तो शायद उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिणाम सामने आएगा जो बीजेपी के खिलाफ होगा, लेकिन वो भी तस्वीर देखने को नहीं मिली। और यही वजह है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर छोटे छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन तैयार कर रहे हो या फिर अखिलेश यादव ने यह बात कही हो कि वो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में जाएंगे, लोकदल के साथ उनके जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो जगजाहिर है। आज भी पंचायत के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, बागपत में साझा उम्मीदवार लोकदल और समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है। तो एक पूरी की पूरी मोर्चेबंदी बीजेपी के खिलाफ
फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भले विधानसभा चुनाव में ये सारे लोग एक साथ ना आए, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई ऐसी परिस्थिति या स्थिति बनती है तब ये लोग साथ में जा सकते हैं। इस बात का ताजा उदाहरण ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दिया गया यह बयान माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात उन्होंने कही है। अब अगर आप पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालिए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि पिछली बार जब सरकार उन्होंने बनाई थी तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संन्यास काटने के बाद उनको यूपी में जगह मिली थी, बहुत बड़ा आंकड़ा उनको जीत का हासिल हुआ था। और समाजवादी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव इसलिए भी वर्चस्व का चुनाव माना जा रहा है कि खुद अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी अगुवाई में ये जो विधानसभा का चुनाव है ये होने वाला है और पूरी कोशिश उनकी इस बात की है कि इस बार किसी भी तरह करके कितनी बदल गई है कि ये बड़े दल जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको दरकिनार किया करते थे, इनको इतनी तवज्जो नहीं दिया करते थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि उन्हीं के पीछे भागना पड़ रहा है। तो 2022 में पार्टियों को सत्ता की मलाई तो खानी है, इसीलिए अभी से ही कवायद शुरू कर दी गई है। इधर पंजाब में कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है, जो अंदरूनी कलह है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई दिल्ली तक आई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आलम यह है कि कैप्टन अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। सिद्धू आला कमान से मुलाकात के बाद भी कैप्टन पर लगातार हमलावर हैं। आज बिजली पर बवाल मचा हुआ है और अकाली दल के बाद आम आदमी पार्टी भी आज बिजली के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। कल श्रोमणी अकाली दल की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया था और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यह प्रदर्शन किया जाएगा। और उधर खुद अपने ही घर में कैप्टन पर, अपने ही सीएम पर सिद्धू लगातार हमलावर हैं। ट्वीट के माध्यम से लगातार वो हमले बोल रहे हैं। पहले जुबानी हमले बोले, लेकिन जो दिल्ली में मुलाकात हुई उसके बाद काफी तेवर बदल गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के। और विशाल एंग्रिश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर स्पेशली हम सिद्धू की बात करें तो जो दिल्ली में मुलाकात थी, ऐसा लगा कि सब कुछ थम जाएगा कांग्रेस में, लेकिन उस मुलाकात के बाद और ज्यादा मुखर हो गए हैं सिद्धू। सीएम को निशाने पर ले लिया एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल उन्होंने सीएम को निशाने पर ले लिया, लेकिन दूसरी ओर जो उनका घर के बिजली का बिल है वो प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतने बड़े जो पॉलिटिशियन हैं और उनको लोगों को मिसाल देनी चाहिए, एग्जाम्पल देनी चाहिए कि मैं सबसे पहले बिल भरवाता हूँ, लेकिन वो पूरी तरह उसका राजनीतिकरण भी हो गया है। अलग अलग राजनेता उनके ऊपर हमलावर भी हो गए हैं और वहीं पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू अब बिजली की बात कर रहे हैं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक उनका महकमा जो उनको अलॉट किया गया था वो उनका बदला नहीं है और उनको अब भी मंत्रीशिप देने की बात की जा रही थी कि वो बिजली मंत्री बने और बिजली मंत्री बनने के बाद जो भी सुधार हैं, कमियां हैं, वो प्रदेश की जनता के लिए पूरी की जाए। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने इसको ठोकर मार दी थी कि वो बिजली मंत्रालय नहीं लेंगे बल्कि लोकल बॉडी मंत्रालय लेंगे और लोकल बॉडी के बिना वो किसी भी तरह से कोई मंत्रालय नहीं लेंगे। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू बार बार बिजली के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वहीं पर ये भी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी काफ़ी खफा हैं और अगले हफ्ते उन्होंने कांग्रेस आला कमान के नेताओं से बातचीत भी करनी है, उनसे मुलाकात भी करनी है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और उनके समक्ष भी ये मामला उठाया जाएगा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को बिजली मंत्रालय दिया जा रहा था तब उन्होंने इसको मना क्यों किया, और यदि वो मंत्री बन जाते तो अपने आप सुधार भी कर सकते थे और जो लोगों को परेशानियां हैं उनको दूर भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल खड़े करना कोई औचित्य नहीं है, बल्कि वहां पर अंदर बैठकर, मिनिस्ट्री के अंदर बैठकर वो सुधार करते तो काफ़ी अच्छा होता, लोगों में अच्छा संदेश भी जाता, बल्कि ये नहीं कि इसके ऊपर राजनीति की जाए। और ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा लगातार ही कह भी रहा है और एक रिपोर्ट भी भेजी जा रही है और ये भी पता चला है कि हरीश रावत के साथ भी ये मामला उठाया गया है कि दिल्ली से आते आते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने धड़ाधड़ ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बल्कि दूसरी ओर जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल है, जो आम आदमी पार्टी है, वो लगातार ही हमलावर हो रहे हैं और कल सारे प्रदेश में जिस तरह का जन समर्थन श्रोमणी अकाली दल के धरनों में लोगों का मिला और आज आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करने के लिए सीसमा फार्म की और
बढ़ने का प्रयास करेगी। ये सारी बातें हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जो कांग्रेस के नेता है, बेशक अभी कैमरे के सामने नहीं आ चुनाव रहे, से लेकिन पहले ये और कह रहे विशाल हैं ये कि सियासी तनाव है जो इन प्रदेशों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, ना तो सिद्धू कैप्टन को पसंद करते हैं और ना ही कैप्टन सिद्धू को पसंद करते हैं। और जब तक ये नाराजगी दूर नहीं होगी तब तक ये लकीर ऐसे ही लंबी खींची रहेगी। साधना भारती जी, आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं। पंजाब में तो आपके लिए लगातार मुश्किल खड़ी होती जा रही है। बहारी तो बिजली को लेकर मुश्किल खड़ी कर ही रहे हैं, आपके खुद के घर के सिद्धू आपके सीएम पर निशाना साध रहे हैं। साधना भारती जी, देखिए सबसे बड़ी बात जी आदरणीय विपनेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में मतभेद होते हैं और अगर हमारी पार्टी में मतभेद हैं तो उसके लिए हमने निराकरण के लिए कमेटी भी तैयार की, पैनल तैयार हुआ, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। आपके माध्यम से भी कई खबरें आती हैं, अंदर की भी कुछ खबरें होती हैं, सब तरह की खबरें चलती रहती हैं और बीच में भी ये भी बात आई है कि जल्दी ही हम इसका निराकरण करेंगे। खैर, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि इनके उत्तर प्रदेश के कई विधायक ये कह देते हैं, चाहे राकेश राठौर हो चाहे लोकेंद्र सिंह हो, कि भैया हमसे ज्यादा मत बुलवाओ नहीं तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा हम पे। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं। और सीधी बात है, देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा अरे पंजाब की बात कीजिए ना साधना जी, कहाँ उत्तराखंड? मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। पंजाब की बात कीजिए। खुद सिद्धू का 7 से 8 लाख बिजली का बकाया है और वही बिजली को लेकर आपके खुद के पंजाब के सीएम पर निशाना साध रहे हैं। आपके घर का तो सब कुछ ठीक नहीं है, बर्तन बज रहे हैं, आप दूसरी तरफ क्यों जा रही हैं? मैं पूछूंगी उनसे सवाल। पंजाब पर बात कीजिए। बर्तन देखिए, बर्तन तो भाजपा में भी बज रहे हैं। आप राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, और बर्तन तो बजने की बात दूर की है। मैंने पंजाब के ऊपर आपको बता दिया ना, अब मैं ये पूछ रही हूँ विशेषकर जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की जनता है। अरे वो मुझे पूछने दीजिए, मेरा सवाल है, मैं पूछ लूंगी, आप पंजाब की बात कीजिए ना। नहीं, मैंने पंजाब की बात कर दी, लेकिन मैं अपनी बात सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो भी नहीं, सवाल आप भी पूछेंगे, हम भी विपक्ष में, सवाल तो हिंदुस्तान में कोई भी पूछ सकता है। तो दूसरी बात मैं ये पूछ रही हूँ ना, भाजपा के नेताओं को देखिए उत्तराखंड के विकास की चिंता नहीं है, इन्हें सत्ता की मलाई चाटने की ज्यादा चिंता है। और उसमें सबसे आगे कौन है? दल बदलुओं के साथ ही सतपाल सिंह महाराज जब प्रवचनों की कुर्सी कैसे लड़ोगे आप? कैसे कांग्रेस से घर में अगर इतनी ही तनातनी है तो फिर इलेक्शन में कैसे उतरेंगे? साधना जी ये सोचिए, आपके लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है पंजाब में। आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, श्रोमणी अकाली दल ने बिजली संकट को लेकर कल ही प्रदर्शन किया है, ऊपर से सिद्धू लगातार हमलावर है। जरा सोचिए। और मनोज यादव जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, दुर्गेश पाठक भी जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। जी फिर आप बीजेपी वालों के पास ठीक है, जल्दी से बोलिए साधना जी, बोलिए, जल्दी से बोलिए। जी, आप जो ये कह रही हैं कि पार्टी में कलह, मैं वही तो बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश के 150 विधायकों ने अपोज किया योगी आदित्यनाथ जी का। उनके विधायक और सांसद साक्षी महाराज पत्र लिखते हैं सीएम पीएम को कि छात्रा दीपा लोधी को जल्दी से न्याय दिला दो, नहीं तो वोटों की अंकगणित खराब हो जाएगी। तो वोटों की अंकगणित और न्याय इनके जातिवाद पर निर्भर करता है, घोर जातिवादी। तो चुनाव तो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और इनका पंचायत अभी जो चुनाव हुए थे, अभी उसमें क्या हुआ? अयोध्या, काशी, मथुरा सब कुछ हार गए। इसीलिए तो अब 22 निर्विरोध कर दिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। अब 53 पे खरीद फरोख्त की जाएगी, जो जिला पंचायत सदस्य नहीं मानेगा उस पर चलिए ठीक है, लगाए जाएंगे। मनोज जी यहाँ पर मौजूद हैं। मनोज जी, मैं सीधा सवाल उत्तराखंड को लेकर पूछूंगी आपसे। आप इन पर हमला करें और ये आप पर हमला करें, सबके लिए आज सवाल हैं, कोई बच नहीं सकता। क्या आप मानते हैं उत्तराखंड में आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से गलती हुई है? और कांग्रेस आज कह रही है कि खिलौना समझ रखा है आपने मुख्यमंत्री को, 4 महीने पूरे नहीं हुए और आपको सीएम बदलना पड़ रहा है। देखिए विपनेश जी, खिलौना कौन बनाता है, रिमोट कंट्रोल से कौन सरकार चलाता है, वो भली बात जानती है, कांग्रेस पार्टी चलाती है। और कांग्रेस पार्टी में तो ये ओढ़ मची हुई है कि राजस्थान का पायलट कौन बनेगा। वही बात साधना जी वाली बात मत कीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपनेश जी पहले मुझे जवाब देने दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। उनका भी जवाब देने दीजिए, आपका भी सवाल का जवाब। तो इनका तो सर फुटप्पल हो रखा है। नहीं वो बता दो ना। अरे 3 औरत को बैठा देते हैं मैंने आप साधना जी 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए मनोज जी, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप पहले। अरे क्या बदतमीज औरत को बैठा रखा है। नहीं आप शब्द नहीं मनोज जी मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी आपको। क्या आप महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें? साधना जी 1 मिनट पहले मनोज जी को बोलने दीजिए, क्योंकि मनोज जी ने आपको नहीं साधना जी 1 मिनट मैंने बोल दिया, इंटरप्ट किया है, क्योंकि मनोज जी ने आपको ध्यान से सुना, इसलिए आप भी ध्यान से सुनिए। 1 मिनट साधना जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं महिला को आज तक राष्ट्रीय अरे तिरंगे का अपमान आप करवाते हैं। अरे ठीक है, ये मैंने बोल दिया है। साधना जी 1 मिनट, मनोज जी आप अपनी बात कीजिए। कुछ अपना
मर्यादित भाषा प्रयोग करनी आती नहीं है। किसान तथाकथित आपके तो किसान आंदोलन के नेता अरे तो कहां आप से कहां चले जा रहे हैं साधना जी और मनोज जी, कहां से कहां चले जा रहे हैं? ये मुद्दा नहीं है। अपनी जरा एक मिनट, दोनों की आवाज डाउन कीजिए, मैं लौट रही हूँ। मनोज सिंह जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। बीएसपी ने कहा, मायावती कह रही है कि इतनी महलाचारी समाजवादी पार्टी की हो गई है कि कोई बड़ा दल तो आप कह रहे हैं वो खुद ही आपको नहीं लेंगे, इसीलिए आपको ये छोटे छोटे दल तलाशने पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसी हालत समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी करना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता को, तो ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं मनोज जी आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि साधना जी लगातार आपको काउंटर कर रही है। कैसे बात कर लिया? नहीं मनोज जी, साधना जी काउंटर कर रही है, इसीलिए 1 मिनट का वक्त लिया है मैंने आपसे। भाजपा के प्रतिनिधि को बुला करके आप उनको बात बुलाती है कि नहीं है और बेइज्जत करा रहे हैं। नहीं मनोज जी, आप सुनिए, 1 मिनट सुनिए, क्योंकि साधना जी लगातार आपको काउंटर कर रही हैं, इसीलिए मैंने आवाज को डाउन कराया था ताकि मैं आपकी बात को ध्यान से सुन सकूं। चलिए ठीक है साधना जी, मनोज जी 1 मिनट रुक जाइए। मनोज जी मेरी बात सुन लीजिए। मनोज जी एक बार सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। साधना जी आपको लगातार काउंटर कर रही थी, आपकी बात हम सुन नहीं पा रहे थे, इसीलिए मुझे करना पड़ा है। बेहतर होगा, आप समझिए, चिल्लाने से बेहतर होगा। मनोज थोड़ा सुनना सीख लो, आप थोड़ा सुनना। आपको मेरी बात पहुंची नहीं हमारा पर उत्तर प्रदेश का तरीका बताइए। अरे मनोज जी आपकी बात हिंदुस्तान नहीं सुन पा रहा था, इसीलिए। नहीं, एकदम गलत तरीका। अरे मनोज जी आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको सबसे पहले सवाल पूछा, इसीलिए डाउन। 1 मिनट रुक जाइए मनोज जी, 1 मिनट मनोज यादव जी को बोलने दीजिए। ठीक है मनोज यादव जी आप बोलिए, बुरा मत मानिए, आप बोलिए। मेरी इंटेंशन ये नहीं थी जो आप बोल रहे हैं, मेरी इंटेंशन अच्छी थी ताकि आपकी आवाज हिंदुस्तान सुन सके। बोलिए, अब बोलिए। फिर मैं देखिए, हिंदुस्तान की आवाज को दबाने का प्रयास मत कीजिए। दूसरे को नहीं बोलेंगे, ये दूसरे को भी बोलने दो। एक मिनट, एक करके बात करते हैं, ठीक है। मनोज सिंह जी और साधना भारती जी एक करके बात करते हैं, ठीक है। मनोज यादव जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट दिख रहा। अरे मनोज सिंह जी, साधना भारती जी प्लीज 1 मिनट सुनिए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। संबोधित कर रहे हैं, ठीक है मनोज सिंह जी 1 मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए 1 मिनट इत्मीनान से बात कीजिए। 1 मिनट मनोज यादव जी अपनी बात पहले रखिए, फिर उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट के पास जाती हूँ। बोलिए मनोज यादव जी। ऐसा है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कम से कम जिस पक्ष को बुलाएं उस पक्ष की पहले बात सुन लीजिए, फिर तीसरे आदमी के पास जाना चाहिए। और आपका काम है विपनेश जी कि कौन अपनी बात रख सके। अगर किसी प्रतिनिधि को बुलाते हैं तो उस प्रतिनिधि की पूरी बात सुनिए, नहीं तो ये ठीक नहीं है, ये तरीका। अरे मनोज जी, मैंने सवाल पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। आपने साधना भारती पर अटैक किया तो उन्होंने बोल दिया। आपने उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया तो मैंने रोका। अब आप मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी बात रखिए, तो आप बात नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं। अब अपनी बात रखिए ना, आपके पास समय है, आपके पास जवाब नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। अरे जवाब क्यों नहीं है मेरे पास? तो दीजिए ना जवाब, फालतू की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए आप। मैं फालतू की बातें करने नहीं आया, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो लोग भाजपा 20,700। अरे रुक जाइए मनोज सिंह जी, अरे 1 मिनट, मनोज सिंह जी की आवाज डाउन कीजिए थोड़ी सी। मनोज सिंह जी रुक जाइए, मनोज यादव जी बोलिए, अपनी बात रखिए। ऐसा है विपनेश जी, बोलिए कि जो अभी बोल रहे हैं ना कि कहां से उठा के लेके आते हैं, जिनकी यूएसपी जंगल राज रही है, जिनकी यूएसपी गुंडा तंत्र रही है, वो एसपी के जो अभी बोल रहे थे मनोज सिंह, थोड़ा शांत कराइए। भारतीय जनता पार्टी का सर फुटबॉल नहीं हो रहा है। राहुल गांधी से कौन मिलने आ रहा है, प्रियंका वाड्रा से कौन मिलने आ रहा है, सिद्धू मिलने आ रहे हैं, कौन कैप्टन होगा इसकी लड़ाई चल रही है। वहां पायलट की लड़ाई चल रही है। जिस पार्टी का खुद ही कैप्टन नहीं है, उसका ड्राइवर ही लापता है, कार्यकारी अध्यक्ष तक नहीं है, उसका एक्टिंग अध्यक्ष नहीं है, तो क्या करेंगे? उस पार्टी के बारे में क्या बात करेंगे? उसमें ऐसी कहानियां होने वाली है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें फूट का इतिहास पुराना है। और मैं एक बात बता दूं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके अंदर केवल एक परिवार की एक व्यक्ति की चलती है और किसी के नहीं चलती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आपने सवाल पूछा, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मामला है, जो वो मामला फंस गया है और कोई उसमें इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व ने उसकी अनदेखी की है, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। एक्ट 151A के तहत मामला अटक गया है, वहां पर नहीं हो सकते हैं। तो संवैधानिक प्रक्रिया का तो मानते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया सल्ट का चुनाव हुआ, आपका सीएम नहीं लड़ा, तो फिर आपने ऐसे सीएम को मैदान में क्यों उतारा जो डर गया कि मैं नहीं लड़ रहा हार के डर से?
आपको नहीं मालूम था हार का डर नहीं है, ये आपको मालूम नहीं था क्या? हार का डर कतई नहीं है, हार का डर कतई नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुना और ये भी मालूम था कि 6 महीने में चुनाव जीतना भी है, क्योंकि वो सांसद हैं, विधायक होना उनका जरूरी था। और फिर एक चुनाव निकल गया, उसमें आप लड़ाते नहीं है या वो लड़ते नहीं है, ऐसी क्या बात थी? फिर क्यों आपने ऐसा मुखिया दिया उत्तराखंड को जो इतना कमजोर निकला, जो आपको इतनी जल्दी 4 महीने हुए नहीं कि आपको चेंज करना पड़ा? अंदर ये पहली बार हुआ है, उत्तराखंड में पहली बार हुआ है, ऐसा भी नहीं है। पहले भी बहुत सारे कांग्रेस के समय भी ऐसा हुआ है, भाजपा के समय में भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये संवैधानिक प्रक्रिया के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन सवाल पूछने वालों से मेरा जवाब है कि भैया अपने घर को देख लीजिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, जिनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं, जिस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति की, एक परिवार की, एक जाति की सरकारें चलती है, उनसे पूछ लीजिए। जो यहाँ पर बोल रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर, जिनका खुद का पायलट नहीं है, वो हमें जवाब दे रहे हैं। जिनका सर फुटबॉल यहाँ हो रहा है, जिनके नेता हेमंत विश्व शर्मा से मिलने के लिए तैयार नहीं होते, अपने कुत्ते सिद्धि को, कुत्ते सिद्धि। चलिए ठीक है, मत कीजिए, ये बदतमीजी मत कीजिए। नहीं, मैं यही नहीं चाहती हूँ, मैं यही नहीं चाहती हूँ कि आप आपस में इस तरीके से बात करें। साधना भारती जी, आप मनोज यादव जी, थोड़ा सा संयम रखिए, ऐसी डिबेट नहीं होगी, ऐसी चर्चा नहीं होगी। जीरो, जनता की नजरों में जीरो है। नहीं, जीरो कर दिया है, ट्विटर जी बन गए, ट्विटर नेता बन गए, बदतमीजी करते हैं। ये बदतमीज और बेहया टाइप के लोगों को कहाँ बैठा? देखिए, दुर्गेश जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मनोज सिंह जी भी मौजूद हैं। ऐसे अगर आप डिबेट करेंगे तो हो नहीं पाएगी। दुर्गेश जी, आप बोलिए, उत्तराखंड में भी आपने तैयारी कर ली है और पंजाब में भी पूरी तैयारी कर ली है। आप तो सिर्फ दिल्ली की बात क्या करते थे कि दिल्ली को सजाएंगे, संवारेंगे और उसके बाद हम कहीं निकलेंगे। दिल्ली छोड़ के आप उत्तराखंड जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने जो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे बस हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि अगर आप बात धीरे से और प्यार से रखेंगे तब भी लोग सुनेंगे, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, बस जी, इन सारी चीजों में अगर आप देखिए तो कोर में क्या है? कोर में ये है कि सत्ता किसको मिलनी चाहिए। सिद्धू जी के आप इंटरव्यूज को देखें तो एक तरफ से वो कैप्टन अमरिंदर जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि बादल के परिवार के साथ उनके गठबंधन है, रेतों में वो पैसा खाते हैं, भयंकर से आरोप हैं। अगर आप देखिए, अगर किसी दूसरी पार्टी के लोग इस तरह के आरोप लगाते तो शायद बड़े बुरे नतीजे निकलते, लेकिन आज उनकी पार्टी, उनकी साधना जी आपसे देखिए, यही वजह रहती है जब सवालों का जवाब देके नेता इधर उधर निकल जाते हैं, जवाब नहीं होता है तो फिर चर्चा का वो मतलब नहीं रहता है। हिंदुस्तान सुन रहा था कि सभ्य होकर ये नेता आते हैं, शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करें और जो सवाल पूछे जाएं उसका जवाब दें, लेकिन ये सब छोड़कर बाकी सब कुछ होता है। वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यही विराम देना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।